हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ ये भी देखा कि वास्तव में मूल अधिकार है क्या, इसे मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। उसके बाद ये देखा कि वास्तव में यह जो है अमेरिका से लिया गया है, जो कि स्वभाव के दृष्टिकोण से नकारात्मक है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार हमारे संविधान में शामिल किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को इससे निकाल दिया गया, जिसके कारण वर्तमान समय में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार ही शामिल हैं। साथ ही साथ ये भी देखा कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इन सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे अनुच्छेद 12, क्योंकि मूल अधिकार से जो बेसिक परिचय था वो हम लोगों ने देख लिया है। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से। चलिए, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बात ये आती है वास्तव में राज्य को परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों थी, इसे संविधान में क्यों जोड़ा गया। तो थोड़ा समझिएगा, हम लोग मूल अधिकार में जितने भी प्रावधान पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि वास्तव में ये क्यों किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रावधान में करेंगे ना कि अनुच्छेद में करेंगे। इसका मतलब क्या है, राज्य को परिभाषित किया गया तो हम लोग देखेंगे क्यों परिभाषित किया गया है, ये नहीं देखेंगे कि अनुच्छेद 12 में ही क्यों रखा गया है। ठीक है, ये देखेंगे कि राज्य को अगर परिभाषित किया गया है तो क्यों किया गया है, और कोई प्रावधान किया गया है तो क्यों किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फिर राज्य को परिभाषित क्यों किया गया है। आगे हम लोग जब पूरा का पूरा मूल अधिकार पढ़ते चले जाएंगे अनुच्छेद 35 तक, तो देखेंगे कि हर एक अनुच्छेद में एक शब्द आता है राज्य। इस राज्य में कभी विवाद ना आए कि इस राज्य का मतलब क्या है, इसलिए अनुच्छेद 12 में परिभाषित कर दिया गया है कि वास्तव में समूचे मूल अधिकार में जहाँ कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उस राज्य का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 में किया गया है। ठीक है, समूचे मूल अधिकार में राज्य का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है, थोड़ा ये समझ लेते हैं किस भाग में है। तो भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। क्या है ये, मौलिक अधिकार। अब इसमें देखते हैं कि राज्य को परिभाषित क्या क्या किया गया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल देखिए, यह है मान लीजिए आपका राज्य। लिखाना बिल्कुल संभव है तो इसको थोड़ा स्लाइड के माध्यम से समझिएगा। ये मान लीजिए है देश, मान लीजिए एक, ठीक है, ये है एक देश। इसमें हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे राज्य होते हैं। ये क्या हो गए, राज्य। इस राज्य में भी छोटे छोटे बहुत सारे स्थानीय निकाय होते हैं। क्या होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब। और हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि सरकार 3 स्तर पर पाई जाती है। ये जो देश स्तर पर पाई जाती है उसे कहते हैं संघ सरकार, जो राज्य स्तर पर पाई जाती है उसे कहते हैं राज्य सरकार, और जो बिल्कुल स्थानीय स्तर पर पाई जाती है उसे कहते हैं स्थानीय सरकार। तब देखिए राज्य को कैसे परिभाषित करेंगे। राज्य के अंतर्गत ये संघ भी आ जाएगा, संघ सरकार आ जाएगी, और इसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा बनाया जाता है तो इसमें संसद भी आ जाएगी। कहने का मतलब इस राज्य में ये संघ सरकार भी आ जाएगी, और इसके लिए जो नियम और कानून बनाती है वो संसद भी आ जाएगी, एवं इसकी सभी संस्थाएं भी आ जाएंगी, सभी संस्थाएं भी आ जाएंगी। पक्का। इसी प्रकार ये राज्य है,
तो ये इसकी राज्य सरकार भी आ जाएगी। और इसके लिए जो नियम कानून बनाया जाता है वह विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। तो इसके नियम और कानून बनाने वाली राज्य विधानमंडल भी आ जाएगी। और साथ ही साथ इसकी भी सभी संस्थाएं आ जाएंगी, सभी संस्थाएं आ जाएंगी। पक्का। अब तीसरे नंबर पर देखिए, ये स्थानीय स्तर पर पाए जाते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम एवं पंचायतें जो भी पाई जाती हैं ये सभी स्थानीय स्तर पर हो जाएंगी। एवं इसकी समस्त संस्थाएं ये भी आ जाएंगी। इसका मतलब ये है, ये जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है वह काफ़ी व्यापक तरीके पर दिया गया है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि देश की लगभग सभी की सभी संस्थाएं शामिल हो जाती हैं। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दिया गया है उसमें संघ सरकार, संसद एवं इसकी सभी संस्थाएं शामिल हो जाएंगी। राज्य सरकार, इसके लिए जो नियम और कानून बनाती है वो विधानमंडल, एवं इस राज्य के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं होंगी वो भी शामिल हो जाएंगी। इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर जो होंगी स्थानीय निकाय या कह सकते हो स्थानीय सरकार, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर कार्यपालिका, कुल मिला के जितनी भी होती हैं स्थानीय स्तर पर वो भी इस राज्य के दायरे में आ जाएंगी। कहने के मतलब ये, अगर राज्य को परिभाषित करना हो तो हम लोग कह सकते हैं अनुच्छेद 12 में जिस राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसके अंतर्गत देश की सभी संस्थाएं शामिल हो जाएंगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं। कहने का मतलब जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं वो सभी संस्थाएं इस राज्य के परिभाषा में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 12। अब चलते हैं अनुच्छेद 13 पर, इसको मिटाकर। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी नियम और कानून बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वही चीज़ें हैं हम लोगों ने देखा, ये देश स्तर पर, ये होती हैं राज्य स्तर पर। और ये जो है देश स्तर पर जो नियम और कानून बनाया जाता है वह संसद के द्वारा बनाया जाता है। राज्य स्तर पर जो नियम और कानून बनाया जाता है वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। पक्का। तो अनुच्छेद 13 हमारा ये कहता है कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, संसद यानी पूरे देश के लिए या राज्य विधानमंडल द्वारा इस राज्य के लिए कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का हनन करे या मूल अधिकारों को कम करे, तब न्यायपालिका को यह अधिकार है कि न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर दे। क्या कर दे? शून्य घोषित कर दे अथवा समाप्त कर दे। कहने का मतलब ये है, हमें मूल अधिकार दिया गया है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा छीना नहीं जा सकता कि संसद या राज्य विधानमंडल जो है कानून बना के उसे छीन ले। अगर जब भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाएगा तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उस कानून की समीक्षा करे, यह उस कानून की समीक्षा करे और इनके द्वारा बनाया गया कानून जिस हद तक मूल अधिकार का हनन करेंगी या मूल अधिकार को कम करेंगी उस हद तक न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार का हनन करे। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 13। कहने का मतलब ये है, न्यायपालिका को समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है या पुनरावलोकन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 14 देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ेंगे समता का अधिकार, यह कह सकते हो समानता का अधिकार। और इसमें वो प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों में समानता स्थापित किया जा सकता है। जैसे बात करें अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण।
ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब इसमें भी वही बातें आती है कि इसे वास्तव में क्यों जोड़ा गया। तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नियम और कानून बनाए जाते थे। कहने का मतलब है जैसे शासक होते थे, जैसे राजा महाराजा होते थे, उसी के अनुसार जो है नियम और कानून बनाए जाते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान का निर्माण किया गया तो ये प्रावधान किया गया, अब जाति को देखकर, धर्म को देखकर या किसी भी भेदभाव के आधार पर नियम और कानून नहीं बनाया जाएगा। जो भी नियम और कानून बनाया जाएगा उसमें विधि के समक्ष समता होगा। कहने का मतलब ये है जो भी कानून होगा वह सभी पर बराबर होगा, वह सभी के लिए बराबर होगा और कानून जो है सभी लोगों का समान रूप से संरक्षण करेगी। ठीक है, विधि के समक्ष समता कहने का मतलब ये है कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे और साथ ही साथ विधियों का समान संरक्षण होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं ये जो मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन ये जो विधि के समक्ष समता का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। और ये जो विधियों का समान संरक्षण है इसका प्रावधान जो है यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में हम लोगों ने देखा ये कहा गया है कानून सभी लोगों के लिए बराबर होगा और कानून सभी लोगों का समान रूप से संरक्षण करेगी। अब लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। आप देखते हैं अपवाद हैं तो कौन कौन से हैं। इसके अपवाद हैं अनुच्छेद 361 का साथ ही साथ अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अब बात करते हैं इसमें है क्या, तो समझिएगा। अनुच्छेद 361 में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर बैठा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, या ऐसे कह सकते हो राष्ट्रपति या राज्यपाल पद, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उसके पदावधि के दौरान उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ना तो उसे न्यायालय में बुलाया जा सकता है, ना तो उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, ना तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर बैठा हुआ है उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक वह उस पद पर बैठा हुआ है। जब पद से हट जाएगा तब उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है, मान लीजिए राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई काम ऐसा करता है जिसमें उसके पद की कोई भूमिका नहीं है, अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से करता है, जैसे किसी से पैसा ले ले या कोई भी काम करे, तब राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है अगर व्यक्तिगत सामर्थ्य से कोई भी काम करते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल तब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि कम से कम 2 माह पूर्व की सूचना दी गई हो, 2 माह पूर्व की सूचना दी गई हो। अब बात करते हैं 361 के का में क्या है। ठीक है, 361 का में है कि संसद या राज्य विधानमंडल के सदन में जो कुछ भी कार्यवाही होती है उसे प्रकाशित करने का सभी व्यक्ति को अधिकार है। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में कोई भी कार्यवाही होती है तो उसे प्रकाशित करने का सभी व्यक्तियों को अधिकार है। इस मामले में कोई भी दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रकाशित किया जाए वह सत्य घटनाएं होनी चाहिए, वह कार्यवाही जो है सत्य होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 105 के अनुसार
संसद को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद को कुछ विशेषाधिकार दिए गए, जैसे ये मान लीजिए संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। तो इसमें ये कहा गया है लोकसभा या राज्यसभा अपने आंतरिक मामले में चाहे जो कुछ भी कहें, चाहे जो कार्रवाई करें, चाहे जो बातें करें, इसके आंतरिक मामले में न्यायपालिका द्वारा समीक्षा नहीं किया जा सकता है या न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ का कोई व्यक्ति जाए कि इस बात को लेकर न्यायपालिका में कि हमें न्याय दीजिए, तो इस बात को न्यायपालिका में नहीं ले जाया जा सकता। इसी प्रकार अनुच्छेद 194 में यह है कि अगर विधानमंडल के आंतरिक भाग में कुछ भी होता है तो उसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ अनुच्छेद, बस इसमें इतना ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 361 के अनुसार के अनुसार प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है। 105 के अनुसार संसद को विशेष अधिकार दिया गया है और 194 के अनुसार विधानमंडल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय दंड संहिता IPC, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार ये कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा 7 साल से कम का है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कोई भी लड़का अगर 7 साल से कम उम्र का है और वह कोई भी ऐसी कार्यवाही कर देता है या किसी को गोली मार देता है, कुछ भी कर देता है, तब उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये भी अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अब इसको मिटा देते हैं, तब देखते हैं अनुच्छेद 15 से। दोस्तों अनुच्छेद 15 में है राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 में है राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और राज्य का मतलब क्या है, जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य का मतलब क्या है, जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 15 दिया गया है, ये जो अनुच्छेद 15 दिया गया है, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। भारतीय नागरिकों को दिया गया है, क्योंकि थोड़ा समझिएगा, ये मान लीजिए कोई देश है, इसमें जनता रहती है, तो इसमें जनता जो है 2 प्रकार की होती है। एक भारतीय नागरिक भी हो सकते हैं, दूसरे नंबर पर ये विदेशी भी हो सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी, भाई भारतीय नागरिक तो होंगे, सीधी सी बात है। विदेशी होने का मतलब ये है यहाँ पर आ सकते हैं काम करने के लिए, घूमने टहलने के लिए, या किसी भी कारण से यहाँ आ सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 15 दिया गया है यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया है। लेकिन ये जो अनुच्छेद 14 दिया गया है यह सभी को दिया गया है, भारतीय नागरिक प्लस विदेशी दोनों को दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 15 के सेकंड में कहा गया है, जैसे सार्वजनिक महत्व का कोई होटल है, मनोरंजन स्थल है, कोई प्याऊ है, प्याऊ का मतलब पीने वाला स्थान है, या कोई स्नानागार है, कोई भी ऐसा स्थान है, तो वहाँ पर सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर जाने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये है। साथ ही साथ तीसरे में ये कहा गया है, ये आप स्लाइड में देख सकते हो, तीसरे में ये कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। क्या करेगी? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अब बात ये आता है, क्या राज्य ने अभी तक महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया है? तो हम लोग कहेंगे हाँ किया है। अनुच्छेद 15 के थर्ड के अनुसार ये कहा गया राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अब बात ये आता है, क्या राज्य ने अभी कभी आज तक ऐसा किया? तो हम लोग कहेंगे हाँ किया है। 1961 में
दहेज प्रथा अधिनियम लाया गया, दहेज प्रथा को रोकने के लिए। 1987 में सतिकारिता प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। ठीक है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है, जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 के ए में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया गया है। ये महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान ही तो किया गया है। ठीक है, चलिए अब चौथे में ये कहा गया है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। क्या करेगी? इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामाजिक एवं शैक्षणिक। यहाँ पर कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं है, अभी आर्थिक पर भी बात करेंगे। इसमें यह कहा गया है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अब विशेष प्रावधान की बात किया जाए तो क्या किया गया है? हम लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल किया गया है। अभी आगे हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान करेगी एवं अनुसूचित जाति प्लस जनजाति के लिए भी विशेष प्रावधान करेगी। अब बात यह था क्या इनके लिए भी किया गया था? हम लोग कहेंगे हाँ, कई जगह चुनाव में इनकी जनसंख्या के आधार पर इन्हें आरक्षण दिया गया है। हाँ, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है स्थानीय निकाय में 33% का। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 15 की 4 में ये तो कहा गया है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, लेकिन इस सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए कहने का मतलब ये जो शब्द है इसे परिभाषित नहीं किया गया था। परिणामता ये था कि इनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन 1978 में हम लोग जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ पर जो मोरारजी देसाई होते हैं वह मंडल कमीशन का गठन करते हैं। और इस मंडल कमीशन को ये देखना होता है कि ये जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से सामाजिक एवं शैक्षणिक शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब क्या है। 1978 में ही मंडल कमीशन का गठन किया जाता है और ये 1979 से कार्य करना शुरू कर देता है। यही कारण है कहीं कहीं पर ये मिलेगा 1978, कहीं कहीं पर मिलेगा 1979 और इसका रिपोर्ट जो है वह 1980 में आ जाता है। और हम लोग जानते हैं कि 1980 में ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि मोरारजी देसाई मंडल कमीशन को लागू नहीं कर पाते। और इसके 10 साल बाद 1990 में विश्वनाथ प्रताप जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उनके द्वारा इस मंडल कमीशन को लागू किया जाता है। सबसे पहले मंडल कमीशन को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखते हैं और पूछते हैं कि क्या मंडल कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वह सही है कि नहीं सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुमति दे दिया जाता है, जिसके परिणाम जो है मंडल कमीशन को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब मंडल कमीशन को लागू कर दिया जाता है तो इसी के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है, ये हो गए ओबीसी। एससी को 15% था और एसटी को बात किया जाए तो ये 7.5% था। लेकिन अब ओबीसी के लिए कहने का मतलब यह है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए 27% का आरक्षण एवं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए 15 एवं 7.5% का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 15। अब इसको मिटा देते हैं, तब अनुच्छेद 16 से देखते हैं। एक चीज़ छूट रहा था, थोड़ा देख लेते हैं उसको, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15(6) और 16(6) दोनों को एक साथ देखिएगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ था सिर्फ सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से ही पिछड़े हुए लोगों के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन 2019 में 124वें
124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करके 103वां संविधान संशोधन किया गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया, जिसके माध्यम से 103वां संविधान संशोधन किया गया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सीधा सीधा लिख देते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ध्यान से समझिएगा, इसको पहली बात तो समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। संविधान में जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं संशोधन के लिए, वो पास तो हो नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी गिनती तो हो ही जाती है कि 100 कौन सा नंबर है, तो जो लाया जाता है ये प्रस्ताव जो है वह 124वें नंबर का होता है। पास सब नहीं हो पाते हैं, इसका मतलब संशोधन तो कम होंगे, लेकिन संशोधन कौन सा करना पड़ा, तो 103वां। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसके माध्यम से 103वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष रूप से 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और इसमें यह कहा गया कि इसमें जो है 8 लाख रुपए से कम इनकम सालाना होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर 8 लाख रुपए से कम किसी व्यक्ति की आय है सालाना, तब उसे 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये जो प्रावधान किया गया था, ये जनरल के लिए किया गया था। इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान है, बस इतना ही याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 15(6) और 16(6) में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रीमी लेयर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन ये जो क्रीमी लेयर हैं या मलाईदार परत, इसी को हिंदी में कहते हैं मलाईदार परत वाले जो ये लोग हैं, इन्हें इस आरक्षण से बाहर करने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा इसको समझिएगा, मलाईदार का मतलब क्या है। मान लीजिए ये एक गिलास है, क्या है, ये एक गिलास है, और इसमें जो है बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा इसमें क्या भरा है, दूध भरा हुआ है। और जब इसमें गर्म कर दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर जो है बिल्कुल क्या पड़ जाएगी, एक मलाई पड़ जाएगी, या कह सकते हो क्रीमी लेयर पड़ जाएगी, मलाई की एक परत पड़ जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये जो मलाईदार परत हैं, या कह सकते हो क्रीमी लेयर वाले, कहने का मतलब ये है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से तो पिछड़े हुए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से काफ़ी विकास कर गए हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो इस आरक्षण से इन्हें बाहर करने का प्रयास किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे ओबीसी में ही है, जो लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं उन्हें इस आरक्षण से बाहर करने का प्रयास किया जाएगा, तभी इन लोगों को फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा अनुच्छेद 15। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 16, इसको मिटा देते हैं तब। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कहने का मतलब ये है, राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता रखेगी और सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है, देश में जितने भी नागरिक हैं सभी लोगों को समान रूप से रोजगार प्रदान करने का प्रयास करेगी। बाकी जैसे अनुच्छेद 15 में धीरे धीरे पूरा का पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे अनुच्छेद 16 में भी है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए प्रावधान किया जाएगा, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 16 के 6 में भी वही चीज़ें हैं कि 2019 में 124वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से 103वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से EWS वाले को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये था अनुच्छेद 16, बिल्कुल अनुच्छेद 15 की तरह था, सिर्फ अंतर इतना ही था कि रोजगार के मामले में विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसमें सिर्फ रोजगार के लिए है, उसमें सभी के लिए है बस। चलिए अनुच्छेद 17 देखते हैं। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, या कह सकते हो इसमें राज्य कहती है कि राज्य अस्पृश्यता का उन्मूलन करेगी। क्या करेगी?
राज्य अस्पृश्यता का उन्मूलन करेगी। कहने का मतलब ये है, अस्पृश्यता का मतलब ये है छुआछूत, छुआछूत को समाप्त करेगी। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये नहीं रहेगा कि हाँ ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, तो छुआछूत को समाप्त करेगी। और यह कहा गया है कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाया जाए, कुछ सज़ा का प्रावधान किया जाए, तभी इस छुआछूत को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए 1955 में एक कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। ठीक है, इसे कहा जाता है अस्पृश्यता अधिनियम 1955। और दोस्तों 1976 में इसी का नाम बदल कर दिया गया जन अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955। कहने के मतलब ये है, ये कानून तो था अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसके माध्यम से ये कहा गया अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है या छुआछूत को मानता है तो इस कानून के अंतर्गत उसे सज़ा दिया जाएगा। और बाद में इसी को नाम बदल दिया गया क्योंकि यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इसे कहा गया जन अधिकारों को रक्षा अधिनियम 1955। इसमें क्या था ये दूसरी बातें हैं, बस ये जानते रहिए कि हाँ इस पर एक कानून बना था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 पर। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हाँ अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है या छुआछूत का अंत है। कोई कानून है तो हाँ अस्पृश्यता अधिनियम 1955 है, जिसे 1976 में नाम बदलकर जन अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। बस अब बात करते हैं अनुच्छेद 18। इसमें है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया, इसको थोड़ा समझिएगा, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं 16 से ही। 16 में ये कहा गया है रोजगार की समता रखेगी। अब बात करते हैं क्यों रखेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही रोजगार समान रूप से सभी लोगों को नहीं प्राप्त होता था, इसलिए 16 को जोड़ा गया। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को समाप्त करेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही छुआछूत माना जाता है भारत में, इसलिए इस छुआछूत को समाप्त करने के लिए ये कहा गया राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगी, और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, इसलिए इसे जोड़ा गया। अब बात करते हैं उपाधियों का अंत क्यों जोड़ा गया। हम लोग जानते हैं प्राचीन काल से ही बहुत सारी उपाधियां चली आ रही थी, जैसे महाराजा, महारानी या शाहजहां। कहने का मतलब ये बहुत सारी उपाधियां चली आ रही थी, तो ये कहा गया अब जब हम लोगों को खुद का संविधान हो गया है, इसी के अनुसार देश को चलना है, तो अब यहाँ पर जो भी लोग होंगे सभी बराबर होंगे और कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है उपाधियों का अंत। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट ये कहा गया है कि राज्य शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि शिक्षा और सेना में उपाधि लिया जा सकता है, बाकी किसी भी सेक्टर में उपाधि नहीं लिया जा सकता। एक विवाद गया था कि वास्तव में क्या जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाता है, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न है, क्या यह उपाधि है कि नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह वास्तव में कोई उपाधि नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस उपाधि को या इस पुरस्कार को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे अपने नाम के आगे या पीछे लगाता है तो उससे यह पुरस्कार छीना जा सकता है। मतलब 15 अगस्त को जो भी दिया जाता है वह उपाधि नहीं है बल्कि एक पुरस्कार है और कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इसे नहीं लगा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रहता है
या भारत से कोई विदेश में गया और विदेश में उसे कोई उपाधि दिया जाता है। मान लीजिए ये भारत है, भारत से कहाँ गया, विदेश में, यहाँ पर कुछ दिन रहता है, काम करता है और यहाँ के सरकार द्वारा इसे उपाधि दिया जाता है, तो यह व्यक्ति भी इस सरकार से उपाधि नहीं लेगा जब तक कि राष्ट्रपति इसे अनुमति न दे दें। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि भी नहीं ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 18। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।